नमस्कार। प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत धन्यवाद है। अंकित जी। और हम लोग चाय पे समीक्षा कार्यक्रम में आए तो है, लेकिन इतनी सारी खबरें हैं इस सप्ताह कि समझ में नहीं आ रहा है कि किसे पे चर्चा हो और किसको हम लोग साइड करें। लेकिन फिर भी सभी को थोड़ा थोड़ा हम लोग छूने की कोशिश करेंगे और शुरुआत करते हैं, क्योंकि बजट इस सप्ताह पेश किया गया। लेकिन कांग्रेस के एक सांसद हैं जो एक बड़े नेता के भाई हैं, डीके शिव कुमार के भाई हैं, जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके भाई हैं डीके सुरेश। जी। उन्होंने एक बयान दिया अपनी नाराजगी को दिखाते हुए कि कर्नाटक को बजट नहीं दिया गया, इसलिए हम अलग देश की मांग कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि इस तरीके की चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तो भारत जोड़ने वाले लोग हैं। जी। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? नहीं देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। और आपने कहा कि हमने देखा भी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी हम्म। ने खुद संसद में कहा कि देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए हम खड़े हैं। हम्म। लेकिन खड़गे जी को सबसे पहले तो डीके शिव कुमार के जो भाई डीके सुरेश हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनके बयान की निंदा करनी चाहिए हम्म। और उनको पार्टी से बाहर करना चाहिए, क्योंकि कोई देश को तोड़ने की बात करे, इससे बड़ा देशद्रोह कुछ हो नहीं सकता हो है। नहीं सकता, बिल्कुल। और ये देशद्रोह के समान ही है। देशद्रोह को खैर हम छोटा बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन ये देशद्रोह के समान ही है कि आपने देश को तोड़ने की बात करी, आपने अलग देश की मांग की संकेत दिए। और ये संकेत कोई कांग्रेस या उसके नेतृत्व वाले गठबंधन की तरफ से पहली बार नहीं आया। डीएमके के जो सांसद हैं ए राजा, उन्होंने भी एक बार कहा था कि हम तमिलनाडु को अलग देश बनाने की मांग करने को बाध्य होंगे। देखिए, ये जाहिर सी बात है कि आपकी हो सकता है कि कुछ मांगे नहीं मानी जा रही हों, या आप किसी बात से असंतुष्ट हों, आप किसी बात से नाराज हों। लेकिन वो नाराजगी का स्तर इतना नहीं हो सकता कि आप देश छोड़ने की बात करने लगें, आप अलग देश की मांग उठाने लगें। और सबसे पहली बात कि आप जो डीके सुरेश हैं, वो सांसद हैं। जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए जाता है, तो आपने देखा होगा कि जब वो निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपने दस्तावेज प्रस्तुत करता है, नामांकन पत्र के, तो वहाँ एक शपथ लेनी होती है बिल्कुल। कि मैं भारत की एकता और अखंडता अक्षुण को रखूंगा। अक्षुण्ण रखूंगा और इसकी मैं शपथ लेता हूँ। और यही शपथ जब वो निर्वाचित हो जाता है, तब उसको सदन में लेनी होती है। तो आपने पहले भी शपथ ली चुनाव लड़ते समय, और चुनाव लड़ने के जब परिणाम आने के बाद भी आपने शपथ ली। तो आपने उन दोनों शपथों का उल्लंघन किया है। तो सबसे पहले तो एक काम ये होना चाहिए कि सरकार को भी वहाँ पे एक प्रस्ताव लाकर सदन में इनकी सदस्यता खत्म की जानी चाहिए। इनको चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि ऐसी मांग करने वाले को बाहर करे पार्टी से। और बड़े नेता का भाई है या बड़े नेता का बेटा है, बड़े नेता का कोई और सगा संबंधी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। एक तरफ जोड़ो और एक तरफ तोड़ो। हकीकत क्या है, क्या उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस नेताओं का, ये जनता के सामने आना चाहिए। ये नहीं चल सकता कि आप जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो लेकिन काम तोड़ो का कर रहे हो। तो ये दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। देश को तोड़ने की बात करना बहुत जनता इससे नाराज है, इस बात से नाराज है। और खासतौर पर ये चलिए देश तोड़ने का तो मुद्दा है ही, साथ ही आप देखिए कि जो डीके शिव कुमार ने जो पूरी बात कही है उसमें उन्होंने क्या कहा है कि हमारा हक मारकर उत्तर भारत को दे दिया जा रहा है। तो ये जो बहुत सारे नेता आजकल उत्तर दक्षिण करने लगे हैं ना, ये भी बहुत घातक है। ऐसे बयानों से आप देखिए कि जो वहाँ पर हमारे हो सकता है कि दक्षिण के लोगों में और नाराजगी पनपे, या और उनके मन में और संशय पैदा हो। तो ये जो नेता कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन देश तोड़ने का आधार भी बना रहे हैं ये इस बिल्कुल। तरीके की बातें करके। तो इनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ पर जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, उनको भी ये बयान देखना चाहिए कि ये दक्षिण में नाराजगी फैला रहे हैं उत्तर के प्रति।
और ऐसे ही उत्तर में भी नाराजगी फैला रहे हैं दक्षिण के प्रति। तो ये जो नेता हैं आपसी वैमनस्य फैला रहे हैं, सद्भाव बिगाड़ रहे हैं। उत्तर दक्षिण करके या पूर्व पश्चिम करके नहीं काम चलेगा। पूरा देश एक है और देश की एकता और जो अखंडता है उसको किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहिए। ऐसे नेताओं की संसद में कोई जरूरत नहीं है, ऐसे नेताओं की विधानसभा में कोई जरूरत नहीं है, ऐसे नेताओं की राजनीति में कोई जरूरत नहीं है। इनको बाहर करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस के लिए भी तो यक्ष प्रश्न यही है ना कि जिसको वो प्रमोट करना है उसने भी तो कुछ इसी तरीके कहा था राजनीतिक समझ को लेकर, जी उत्तर और दक्षिण का करके। जी जी, उन्होंने कहा था कि जो दक्षिण वाले हैं उनकी समझ थोड़ी सी ज़्यादा होती है उत्तर भारतीयों के बनस्पत। तो ये देखिए, कोई भी अगर सांसद है, कोई भी विधायक है, कोई भी और पार्टी का पदाधिकारी है, वो किससे प्रेरणा लेता है? अपने शीर्ष नेतृत्व से प्रेरणा लेता है। तो जो शीर्ष नेतृत्व भी एक आपको राह दिखा रहा है कि आप ये राह पकड़िए, तो और नेता भी उसी राह पर चलेंगे। लेकिन चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे निचले स्तर का पदाधिकारी हो, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। कार्रवाई होनी चाहिए। जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की बात करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए, हमारी नई संसद बनी है, वहां अखंड भारत का मानचित्र लगा है। बिल्कुल, देशवासी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा जो भारत है वो वापस अखंड भारत बनेगा। वहां पर पीओके में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमको भारत के साथ मिला लो। भारत सरकार का भी संकल्प है कि वो क्षेत्र जो है हमारा, हम उसको एक दिन वहां मिलाएंगे, अपने से मिलाएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं। देश इस बात के इंतजार में है कि जो चीजें हमसे ले ली गई हम वो उसको वापस लेके आएं। ये कह रहे हैं कि हमको नया देश दे दीजिए। तो गजब है इनकी समझ, गजब है इनकी राजनीति। और ऐसी राजनीति, इनको मुबारक, देश को ऐसी राजनीति नहीं चाहिए। लेकिन भाजपा को चाहिए। बीजेपी को देखिए, अब आप क्या है कि ऐसी बॉल देंगे कि सामने वाला छक्का मार सके, तो वो तो मारेंगे छक्का और वो उसको मुद्दा बनाएंगे। और ये देखिए, ये इनकी समझ है। आप खासतौर पे चुनाव के दौरान इस तरीके की बातें करके बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा देते हैं। तो देखिए, राजनीति में टाइमिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आपने किस समय एक ऐसी बात कह दी है जिसका कोई फायदा उठा ले, तो वो अगर फायदा उठाने वाला उस बात को समझ गया है कि मुझे इससे फायदा हो सकता है, मैं इसकी बात को मुद्दा बनाकर चुनाव जीत सकता हूं, जनता को समझा सकता हूं कि ये देश के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए हम ठीक हैं, तो वो करेगा ऐसा। तो वो आप गलती आपकी है कि आप इस समय चुनाव के समय ऐसी बातें उठा रहे हैं, तो सामने वाला फायदा उठाएगा ही। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल सर बनता है, क्योंकि आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर दी, मैं इस सवाल पे आता थोड़ी देर बाद, लेकिन आपने बात कर दी है तो एक सवाल यह है कि क्या कांग्रेस राहुल गांधी को प्रमोट करने के चक्कर में इंडिया गठबंधन को तिलांजलि दे चुका है? क्या कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि मुझे इंडिया गठबंधन से ज़्यादा मेरे लिए राहुल गांधी प्राथमिकता है, राहुल गांधी को प्रमोट करना प्राथमिकता है? तभी तो इंडिया गठबंधन के एक एक दल घिसक रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगर 11 सीट दे रही है तो भी तकरार जारी है। ममता बनर्जी जिस तरीके से चुनौती दे रही है कांग्रेस को, ऐसे समय में जब कांग्रेस का न्याय यात्रा जो था बंगाल में ही है, तो क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सोच लिया है कि राहुल गांधी की कीमत पर कुछ भी बर्दाश्त नहीं? देखिए, ये जो प्रयास किया गया था, जिन्होंने प्रयास किया था, नीतीश कुमार जी ने एक राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन बनाने का, वो खुद ही उस गठबंधन से अलग हो गए हैं। और उन्होंने जब वो अलग हुए तो जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और मुख्य प्रवक्ता भी हैं केसी त्यागी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है और एक जो कॉकस है, उस कॉकस की चर्चा आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसे बड़े नेताओं ने करी है जो कांग्रेस छोड़कर गए हैं। तो वो कॉकस जो है वो सभी पदों पर कब्जा करना चाहता है। वो कॉकस जो है वो क्षेत्रीय दलों को अपना गुलाम बनाना चाहता है। वो कॉकस जो है वो अपने शीर्ष नेतृत्व के आसपास किसी और नेता को भटकने नहीं देना चाहता। वो कॉकस ही असल में पार्टी चलाता है। गुलाम नबी आजाद राज्यसभा से जाते हैं। जी, वो खुद राज्यसभा से जाते हैं क्योंकि उनका कोई जनाधार नहीं है, ना वो कभी चुनाव जीत सकते हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि कांग्रेस में टिकटों की और कई बार बड़े बड़े फैसलों की जो घोषणा है या जो उसको उस पर निर्णय लेना है, वो राहुल गांधी के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो तक कर लेते हैं। तो ये एक कॉकस जो है या उनकी जो किचन कैबिनेट है राहुल गांधी की, वही सब फैसले कर रही है। और वो आपने देखा कि आपने देखिए, अब जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है, वो जिस दिन शुरू होनी थी उस दिन से जो पार्टी छोड़ने का या गठबंधन छोड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ है कांग्रेस या उसके नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में, तो आप देखिए कि वो लगातार चल रहा है। बिल्कुल। और अभी राहुल गांधी उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम गठबंधन छोड़ने की तैयारी में, पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। दिल्ली और पंजाब नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी किनारे जाने, लेकिन जहां जहां पहुंचे हैं, असम में देख लीजिए, असम में बदरुद्दीन अजमल कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे थे, वो भी अलग हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बंगाल में ममता बनर्जी और
कांग्रेस के बीच किस तरीके की जो युद्ध है वो खुलकर सामने आ चुकी है। ममता बनर्जी चुनौती दे रही कि दम है तो आप जाकर भाजपा को बनारस में हरा कर दिखाइए, इतना अहंकार किस बात का है। जी। झारखंड में एंट्री के साथ ही क्या हुआ, सबको पता है कि किस तरीके से हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, ईडी जी। की ओर से उनकी गिरफ्तारी की गई, नए सरकार के गठन में देरी हुआ। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए चुनौतियां तो है ना, और कोई भी भाजपा का कांग्रेस का साथी इस वक्त राहुल गांधी के साथ उस तरीके से खड़ा नहीं हो रहा है। शायद कारण ईडी भी है, क्योंकि कई को लग रहा है कि हो सकता है अगली बार मेरा नंबर कहीं ना आ जाए। एक कारण वो हो सकता है, लेकिन ये कारण तब होगा जब उसने अगर भ्रष्टाचार किया तो ईडी को जाना ही चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो राहुल गांधी के लिए मुझे लगता है कि इसलिए भी नहीं खड़े हो रहे हैं उनके साथ में, क्योंकि उनकी राजनीतिक जो समझ है उस पर बड़ा सवाल है। उनकी जो राजनीतिक परिपक्वता है, जिसका कोई दावा करते हैं कि परिपक्व हो चुके हैं, वो उस पर बड़ा सवाल है। क्योंकि जब दिल्ली में जरूरत है जिस नेता की, वो आपको नागालैंड में मिले तो वो सवाल उठेगा ही कि अभी सीट बंटवारे पर चर्चा करनी है। आप पहुंच गए हैं कोहिमा, आप पहुंच रहे हैं गुवाहाटी, तो जब जरूरत यहाँ पे है आप वहाँ पर हैं। और ये सवाल कई सारे हैं। आप देखिए राहुल गांधी की जो राजनीति है, खासतौर पर जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे या उसके बाद जब उन्होंने पद छोड़ा, और अब तक की उनकी जो राजनीति है उसमें जो कुछ चुनावी सफलताएं मिली भी हैं तो वो क्षेत्रीय छत्रप जो हैं या फिर जो वहाँ के कुछ राजनीतिक समीकरणों की वजह से कांग्रेस को चुनावी सफलताएं मिली हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व के बलबूते कोई सफलता आज तक नहीं मिली है। और अगर राहुल गांधी इसी तरह की राजनीति, छापामार राजनीति करते रहे तो शायद अब आगे भी नहीं मिलेगी। तो ये समझना होगा कांग्रेस को कि हमको हमारी जो विचारधारा है क्या हम उस पर चल रहे हैं, हमारी जो नीतियां हैं अगर उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें कुछ खामियां हैं, तो क्यों नहीं हम उनको बदलते। तो बहुत सारा आत्ममंथन करने की जरूरत है। और आत्ममंथन करने का सिर्फ दिखावा करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर किया था, उसके बाद क्या हुआ, उसमें तमाम निर्णय लिए गए थे, एक भी निर्णय पर उन्होंने उसको अमल नहीं किया। तो ये दिखाता है कि आप भले ही चिंतन मनन कर लें, लेकिन जब तक आपके अंदर कुछ बड़े निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, जब तक कि आप के अंदर ये क्षमता नहीं है कि आप गांधी परिवार को पूरी तरह साइड करें, उसके बाद आप पार्टी को चलाएं। आपने शशि थरूर को बनने दिया होता कांग्रेस अध्यक्ष, वो चलाते कांग्रेस को अपने स्टाइल से। मल्लिकार्जुन खड़गे तो बिल्कुल एक रबर स्टैंप बनकर चला रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे निर्णय, नहीं ले पा रहे निर्णय, उनको लेने भी नहीं दिया जा रहा है निर्णय। और जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, गांधी परिवार के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनको राज्यसभा भेजा जाता है कभी, या उनको ही पार्टी में पद मिल जाते हैं। दिखा रहा है, साफ दिखा रहा है। पार्टी का कोई भी बड़ा निर्णय होता है वो वहां पर राहुल गांधी मौजूद होते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद होती हैं। तो ये दिखाता है कि गांधी परिवार को जब तक कह सकते हैं कि मुख्य भूमिका से, प्रमुख भूमिका से साइड नहीं किया था, तब तक कांग्रेस आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पहले तो उनको देखना चाहिए कि पहले अपनी पार्टी जोड़ें, अपना गठबंधन जोड़ें और अपने ही उन लोगों को न्याय दें जो कि जैसे असम की अपने बात करें तो असम में एक अंगकिता दत्ता है जो कि छोड़ गई। उन्होंने आरोप लगाए थे कांग्रेस में शामिल हो गई। हाँ, तो वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मिलिंद देवड़ा छोड़ गए, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमको न्याय नहीं मिला। तो पहले अपने लोगों को न्याय दे दीजिए। आत्मचिंतन करने के बजाय राहुल गांधी कहते हैं कि ऐसे लोग छोड़ कर जाए हमारे लिए अच्छा है। हाँ, तो आप जब पहले ही कह रहे हैं कि छोड़ गया तो वो उनको भी लगेगा कि जब हमारा भविष्य ही नहीं है तो कौन किस समय कोई बर्बाद नहीं करता, समय कोई बर्बाद नहीं करता, तो कोई आपके साथ समय बर्बाद नहीं करेगा, तो जाएंगे ही छोड़ के वो लोग। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल और बनता है सर कि ये खबर आ रही थी जनवरी के शुरू से ही या दिसंबर से ही कह लें, जब 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए कि भाजपा जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा उन सीटों पर जल्दी कर देगी जहां वो कमजोर है। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है और शायद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है इसके बाद ही अब ऐलान होने की संभावना है। अखिलेश यादव ने बाजी मार ली इसमें, कम से कम उन्होंने कांग्रेस को एक तरफा दिया, जो कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि 11 सीटों पर उन्होंने एक तरफा फैसला लिया। इसके अलावा उन्होंने कई उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं जहां कांग्रेस लड़ने की कोई इच्छुक थी। कांग्रेस के लिए वैसे सीट छोड़े जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से जहां कुछ उसका खास नहीं हो सकता है, जैसे गाजियाबाद का नाम आ रहा है, जैसे वाराणसी का नाम आ रहा है, नोएडा का गौतम बुद्ध नगर का नाम आ रहा है। कांग्रेस लखनऊ लड़ना चाहती थी, वहां से पहले ही उम्मीदवार उतार दिया गया है। तो सवाल ये है कि एक तरफ अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में देखे तो अपनी रणनीति तैयार कर चुके हैं, इन समय में भी कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन नहीं होगा तो उनके पास प्रत्याशियों की लिस्ट है, उसे सिर्फ जारी करना है। ममता बनर्जी भी लगभग ऐसा काम कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस का क्या? कांग्रेस तो पूरी तरीके से न्याय यात्रा में व्यस्त है। बिहार में भी देखें, जहां गठबंधन है कांग्रेस और आरजेडी जिसमें वाम दल भी हैं,
वहां भी चर्चा नहीं हो रही है, वहां बस अभी इस बात की चर्चा है कि ईडी से बचना है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन का भविष्य यहां से कहां जा रहा है, क्योंकि पंजाब में केजरीवाल अलग हो चुके हैं, दिल्ली में भी 3-4 का फॉर्मूला तय है, लेकिन कौन कहां से लड़ेगा, प्रत्याशी कौन होंगे, इस पर चर्चा नहीं है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और जो अभी हाल है इंडिया गठबंधन का, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो इन्होंने नाम रखा ना गठबंधन का, ये गलत रखा था। क्योंकि इस समय जब लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट गया, इंडिया गठबंधन टूट गया, तो अच्छा सा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें देश का नाम शामिल है। तो ऐसे में जो भी गठबंधन भविष्य में भी बनाएं, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो गठबंधन की राजनीति ज़्यादा दिन चलती नहीं है, तो देश का नाम मत खराब करें। आप अपना नाम, अपने दल का नाम खराब करें, अब देश का नाम नहीं खराब करें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है, जैसे आपने कहा कि अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी, या दिल्ली में तय हो गया है फार्मूला, लेकिन सीट कौन सी किसके पास जाएगी, इसके ऊपर चर्चा जारी है। कौन कहाँ से प्रत्याशी होगा, इस पर चर्चा जारी है। तो ये सब चर्चाएं चलेंगी अंत तक, लेकिन अंत में होगा यही कि कोई गठबंधन नहीं होगा और ये लोग अलग अलग ही लड़ने वाले हैं। ये चीज़ पहले से तय थी, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ एक प्रयास किया, और जब सत्ता स्वार्थ हावी होता है, तब ये लोग सारे के सारे बिखर जाते हैं और फिर अपने निजी लाभ की ही को ही ये सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किए हैं, तो वो एक प्रेशर बनाने का एक तरीका था अखिलेश यादव का, कि हमने 11 पे कर दिया, हमने इतने 16 कितने 24 वैसे 16 सीटों 16 सीटों पे घोषित कर दिया है उम्मीदवार अब, और ये 11 आपके लिए छोड़ दिए हैं, और बाकी पर आप चर्चा कर लीजिए, नहीं तो हम उस पर भी घोषित करेंगे। हमने देखा कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, जब ये अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देते हैं, तो अंतिम समय तक बहुत बार बदलाव करते हैं। तो ये टिकट वापस ले लेते हैं, टिकट, तो इनकी क्या प्रेशर बनाने की ये पॉलिटिक्स है। तो ये समाजवादी पार्टी ने जो किए हैं, तो उसमें जो आपने 16 नाम सूची में देखे होंगे, उनमें से वो नाम हटा दीजिए जो परिवार के हैं, बाकी घोषित हो गए हैं। लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे, ये अभी इस पर अभी नहीं कहा जा सकता निश्चित रूप से। तो परिवार के लोग तो लड़ेंगे जिनका नाम है सूची में, बाकी के लिए अभी कुछ नहीं है। जब तक अभी बात चलेगी, अखिलेश यादव को हो सकता है कि कांग्रेस मना ले, या हो सकता है कि कोई और दल साथ में आ जाए। तो ये जितने बाकी प्रत्याशी हैं, उनको नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को बस नामांकन जाके भरना ही है। अभी तो चुनाव की वैसे भी घोषणा भी नहीं हुई है। तो ये जो दल हैं, इनकी तरीका है ऐसी राजनीति करने का, तो इसको अभी इनकी सूची को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, मेरा ये कहना है। और दूसरा, जैसा कि आपने अन्य राज्यों की बात करी है, तो अन्य राज्यों में भी मुझे लगता है कि अंतिम समय जब आएगा चुनाव के पहले नामांकन भरने का, तो मुझे लगता है कि शायद सभी दल अलग अलग ही चुनाव लड़ने आ रहे हैं। जो एक सीट पर एक कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ देने की बात थी, वो सिर्फ हवा हवाई थी, और वो कह सकते हैं कि एक, और जो देने वाले थे वो भी हवा वो भी हवा हवाई हो गए। लेकिन सर, आखिर में, क्योंकि सवाल तो वैसे हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार तमाम इस सप्ताह चर्चाओं में रहे, लेकिन आखिर में, क्योंकि एक इसे भी मास्टर स्ट्रोक अगर देखा जाए, तो मोदी सरकार का कहा जा रहा है लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मानित करना। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कवायद, जो एक बार बार उदाहरण दिया जा रहा था कि आडवाणी हो गए, उस परसेप्शन को बदलने की कवायद, कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा था कि भाजपा में पूरी तरीके से मोदी और अमित शाह हावी हो गए हैं, उसको कम करने की कवायद। आप इसको कैसे देखते हैं? साथ ही साथ मंडल को भी साधा गया। अब आडवाणी जी जो रथ यात्रा के और राम मंदिर के एक पुरोधा के तौर पर जाने जाते हैं, उनको देकर अब कमंडल को भी एक संदेश दे दिया गया। वैसे राम मंदिर काफी है इसके लिए, फिर भी देखिए आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है, तो ये सबसे पहले तो आडवाणी जी को बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके लिए हर्ष और गर्व का विषय नहीं है, देशवासियों के लिए हर्ष और गर्व का विषय है। और आडवाणी जी के राजनीतिक जीवन को सिर्फ राम मंदिर से जोड़कर देखना, ये उनके साथ अन्याय होगा। देखिए, ये बात सही है कि राम मंदिर आंदोलन उन्होंने खड़ा किया, और आज़ाद भारत का जो सफल आंदोलन उसको बनाया, क्योंकि उसका परिणाम ये आया कि 500 वर्षों के बाद भव्य दिव्य नव्य राम मंदिर बना, और जिसमें अब तक अगर हम देखें 10-12 दिन के अंदर, तो वो 25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं दर्शन कर चुके हैं।
तो राम मंदिर आंदोलन को इसमें और आडवाणी जी ने उसको दिशा दी और उसको परिणाम तक लेकर आए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा आडवाणी जी का जो योगदान है वो भारत के लोकतंत्र के प्रति है। भारत का आप देखिए कि जो कहते हैं कि जो सुराज शब्द है वो आडवाणी जी राजनीति में लेकर आए। जो शुचिता है वो आडवाणी जी ने अपने सार्वजनिक जीवन में कायम की। आज तक उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हवाला कांड में उनका नाम आया था, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। जब तक नाम क्लियर नहीं हो जाता, जब तक मैं उससे बरी नहीं हो जाता, तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कोई पद नहीं लूंगा, उस पर वो कायम रहे। ऐसा आप देखिए कि अधिकांश राजनेताओं के में देखने को नहीं मिलता है, कुर्सी तक छोड़ने को राजी नहीं होते हैं नेता, है ना, चाहे वो कितने जेल से शासन करने की बात करते हैं, जेल से चुनाव जीत जाते हैं। आडवाणी जी ने हवाला कांड में नाम आते के साथ ही वो सक्रिय राजनीति में थे, लेकिन पद नहीं था उनके पास, कोई उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, कुछ नहीं लिया था। अब आप देखिए कि भ्रष्टाचार का उन पर कोई आरोप नहीं है। लोकतंत्र के प्रति मैं उनका जो सबसे बड़ा योगदान मानता हूं वो ये है कि आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी आज 300 पार कर गई थी 2019 में, और अभी वो कह रहे हैं हम 400 पार करेंगे। वो भविष्य बताएगा कितना पार करते हैं। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी को 2 सांसदों से 200 सांसदों वाली पार्टी बनाकर उन्होंने खड़ा किया था, और 200 सांसद वाली पार्टी से 282 पे जंप मारा मोदी जी ने, ठीक है। लेकिन वो 200 से 282 पे मार तब भी पाए जब वो 200 पे के बेस पे खड़ी थी वो, तो 200 के बेस पे आडवाणी जी ने पहुंचाया। और आडवाणी जी ने अपने जीवन में, जो राजनीतिक जीवन में, सारे आरोप खुद पर लिए। अटल जी पर कोई आरोप नहीं आने दिया उन्होंने, सारे जितने भी आरोप होते थे वो खुद पर लेते थे। और आप देखिए कि वो बीजेपी को एक समय राजनीतिक रूप से अस्पृश्य माना जाता था, तो वो उसके लिए भी कहीं ना कहीं आडवाणी जी को ही जिम्मेदार माना जाता था कि वही बाबरी वाले मामले से नाम उनका जुड़ा हुआ था, केस चल रहा था उनके ऊपर। तो लेकिन वो भी उन्होंने सारा कुछ अपने ऊपर ही ले रखा था, सब कुछ अपने ऊपर केंद्रित रखते हुए। और एक समय ऐसा था जबकि उनकी, आडवाणी जी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नाम प्रधानमंत्री पद के लिए अटल जी का ही आगे किया था। कभी उनके अंदर आप देखिए कि उनका राजनीतिक जीवन उतार देख लीजिए, कहीं भी उन्होंने कोई ऐसी कोई भी नेता, विपक्ष का भी कोई नेता हो, ठीक है, अगर बाबरी मामले को छोड़ दें, तो एक भी ऐसा नेता मुझे बता दीजिए जो ये कहता हो कि आडवाणी जी ने मेरा राजनीतिक करियर खराब करने का काम किया, जो ये कहता हो कि आडवाणी जी ने मेरी सरकार बर्खास्त कर दी, जो ये कहता हो कि आडवाणी जी ने राजनीतिक प्रतिशोध से काम किया हो। एक भी आपको ऐसा नेता नहीं मिलेगा, विपक्ष का भी, है ना। अच्छा, अपने नेताओं में उन्होंने, बीजेपी के नेताओं में आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत ऐसे तमाम जो नेता, सेकंड जनरेशन को उन्होंने बढ़ाया है। बहुत सारे नेता होते हैं जो खुद चाहते हैं कि हम बने रहें, लेकिन ये परिवारवादी पार्टियों में होता है कि हम अपने परिवार से ही किसी को आगे बढ़ाएं, लेकिन संगठन के लिहाज से उन्होंने सेकंड जनरेशन नेताओं को बढ़ाया है। और आज जितने भी हैं सब आडवाणी जी के बढ़ाए हुए नेता। बिल्कुल, अपने परिवार को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, अपने बेटी को राजनीति में नहीं लाए। तो राजनीतिक शुचिता का जो पालन उन्होंने अपने घर से किया, बाहर भी दिखा हुआ। और जो मैं कहता हूं कि जो सबसे बड़ा योगदान है, आप देखिए कि एक समय ऐसा था जब देश में सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही एक छत्र राज था। आप देखिए कि एक समय ऐसा था जबकि बहुत सारे दल थे, छोटे कई सारे दल थे, जनसंघ भी एक छोटा सा दल था, बिल्कुल, लेकिन उसको राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी मजबूत पार्टी बनाना जो कि कांग्रेस को टक्कर दे सके। आज अगर बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया जो भारत में शासन कर रही है, तो एक ऐसी पार्टी कांग्रेस के बराबर लाके खड़ी करी टक्कर में, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सके। मजबूत विपक्ष से आज वो मजबूत सत्ता पक्ष बन गया है। तो ये एक बड़ा योगदान है कि भारत के लोकतंत्र को एक उन्होंने मजबूत विपक्ष दिया था, और वो मजबूत आज सत्ता में है। और आप देखिए कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे राम मंदिर आंदोलन हो, चाहे 370 हो, चाहे समान नागरिक संहिता हो, चाहे जम्मू कश्मीर 370 मैंने बता दिया। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनको यूसीसी, हाँ, तो ये समान नागरिक संहिता, तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो वो हम कह सकते हैं कि जब से ये लोग राजनीति में आए थे, आडवाणी जी और बाकी अटल जी और बाकी सब लोग, तब से ये मुद्दे पर कायम रहे। इन मुद्दों के चलते उनको राजनीतिक सफलताएं नहीं मिली, लेकिन उन्होंने इन मुद्दों का दामन नहीं छोड़ा। आज वो मुद्दे जब सुलझ गए हैं, तब पता लग रहा है कि वो कितने बड़े राष्ट्रहित में मुद्दे थे। तो ये सब हम आडवाणी जी को सिर्फ राम मंदिर से नहीं जोड़ सकते। उनका जो जीवन है, उनका जो राजनीतिक जीवन है, वो प्रेरणादायक है, संघर्ष की मिसाल है। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में खुद पर कोई, आप देखिए कि भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे,
किसी तरीके का अन्य जो और नेताओं पर आरोप लगते हैं वैसे कोई आरोप नहीं लगे। सभी दलों में उनकी एक सम्मान है। तो ये भारत और रत्न, उन्होंने कहा भी है ना कि ये सम्मान मेरे विचार और मेरे सिद्धांत को है। बिल्कुल। और ये जो सम्मान है, मैं कहता हूं कि वो उस सम्मान का सम्मान हुआ है आज की। और प्रधानमंत्री जी को भी साधुवाद कि उन्होंने राष्ट्र की आकांक्षा का समर्थन किया है और आडवाणी जी को भारत रत्न दिया है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने हर जगह उन जिक्र भी किया। इसका ओडिशा में वो गए, वहां भी उन्होंने जिक्र किया जी। इसके अलावा वो ट्विटर पे भी जिक्र किया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को भी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आडवाणी जी जो भाजपा के लिए है, शायद उस स्थान को भर पाना मुश्किल है। बिल्कुल। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।